हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग समान विज्ञान के तहत जीव विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज को 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के तहत जो पहला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा लिखा गया है? तो डार्विन के द्वारा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट यानी बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? तो उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन, सल्फाडायजिन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए ई ऑप्शन यानी एक से अधिक सही है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिए, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है आप बताइए। यानी किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गेहूं में, जौ में, चावल में, मक्का में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो चावल में सबसे ज्यादा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, दिए गए विकल्प में चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों के तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का मतलब की विज्ञान है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कीट संवर्धन, याद रखिए, कीट संवर्धन कीटों यानी जैसे कि केचुआ, इनके वृद्धि करने का विज्ञान है। इनके वृद्धि के विकास का ये विज्ञान है। इन पर अध्ययन किया जाता है। केचुआ कृषकों का मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं। ये भूमि की आंत इन केचुओं को भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। 6 नंबर है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण के। आनुवांशिकता और विचरण के, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। 7 नंबर है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? एक ट्रू फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है, वो कौन सा है? एक सच्चा फल जो नहीं है, देखिए ऑप्शन ए जो है सेब है। सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जब फल के निर्माण में
ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब यानी एप्पल, काजू और नाशपाती आदि। 9 नंबर है लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। जो लौंग होता है, लौंग यानी जो क्लेव होता है, ये पौधे के किस भाग से, जो मतलब कि लौंग होता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प कली से। शुष्क पुष्प कली से जो क्लोव होता है, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। प्रश्न संख्या 10 है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग का प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। ये पौधे के जिस भाग से प्राप्त होता है वो होता है आपका फूल की कली। फूल की कली के द्वारा जो है इसकी प्राप्ति होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो क्लॉप्स है, ये जो लौंग है क्लॉप्स, ये बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। दर्द, अगर दर्द होता है दांतों में तो इसके तेल का उपयोग किया जाता है। लौंग के पौधा का जो वनस्पतिक नाम है वह साइजिजियम एरोमेटिकम, साइजिजियम एरोमेटिकम, जो कि कुल मीटरसी के अंतर्गत आता है। ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो मीटरसी, याद रखिए। तो ये मीटरसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया। इसका उपयोग जो है समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है और इसकी ऊंचाई, इन वृक्षों की ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती है। 11 नंबर है अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों। जो अदरक है वो तना है, जड़ नहीं है। ऐसा इसलिए इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो अदरक होते हैं तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। नोड्स और इंटर नोड्स का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। पादप कली है, पादप कली कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परोह को कली या कलिका कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित जो परोह होते हैं इनको कली या परोह मतलब कि सूट, कली या कलिका होते हैं। किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर यह उत्पन्न होती है। 13 नंबर है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, इन नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लवण मृदोभेद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। 14 नंबर है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से, यानी इसे ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क उपचार के लिए किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापने वाला यंत्र है। 15 नंबर है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला जो विकिरण है ये कौन सी है। तो बताइए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला या प्रयोग किए जाने वाला जो विकिरण है वह आपका इंफ्रारेड। क्या है, इंफ्रारेड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। 16 नंबर है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं
जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 17 है, मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो इसका जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। याद रखिएगा, मेंडल के अनुसार अगर बात करें तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा एक से अधिक, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। कैसे? यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। यानी ये जो धारणा है कि जो जेम्स वाटसन थे, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक थे, एमएचएफ विल्किंस और फ्रैंकलिन, ये सभी वैज्ञानिक ने ही जो है डीएनए की खोज की थी, ये गलत धारणा है। इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरी ने इसे न्यूक्लिन कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए, डी ऑप्शन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 20, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहां, किस रूप में? यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत होती है। ये ऊर्जा शुगर से, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मूलतः या मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, मानव शरीर में कितना % पानी होता है? मानव शरीर में लगभग कितना % पानी होता है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 70% पानी मानव शरीर में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 70%। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। 22 नंबर है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है वह कौन सी विटामिन है? वह कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग को जो है प्रदान करता है, ब्लड क्लोटिंग बनाने में सहायता प्रदान करता है? वो है आपका विटामिन के। विटामिन के कमी के कारण ज्यादातर जो है जो ब्लड होते हैं इनका थक्का नहीं जमता है, ब्लड लगातार बहते रहता है जिससे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, ब्लड क्लोटिंग धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं और इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्लड बह जाने का डर ज्यादा रहता है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है विटामिन के, डी ऑप्शन। विटामिन के याद रखिएगा, प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं होता है। ऑपरेशन करने पे कटने फटने या काटने चिड़ने पर ज्यादातर खून बहने की जो है संभावना रहती है। 24 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को मतलब कि अगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को अगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन D2 को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 याद रखिएगा, विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है।
मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है। 25 नंबर है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? विटामिन ए का भंडारण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत में। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके कमी से शरीर में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है टोकोफेरॉल का संबंध बेरी से दिया गया। बेरी विटामिन बी के कमी से होता है, याद रखिएगा। रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से जीरोफैल्थेमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमाइन विटामिन B12 के कमी से रक्त अल्पता और विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल और D3 तथा अरोकैल्सिफेरॉल D2 के कमी से बच्चों में रिकेटस नामक यानी विटामिन डी के कमी से रिकेटस नामक जो है बीमारी होता है। बेरी विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होता है, न कि टेकोफेरॉल यानी विटामिन ई के कमी से। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सूर्य का प्रकाश एक कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। देखिए गेहूं अंकुरल तेल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, यानी जो सिट्रस फल होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। 28 है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन कौन सा है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाए क्या होगा? तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो होता है आपका विटामिन B12। याद रखिए विटामिन B12 जो कोबाल्ट है कोबाल्ट एक खनिज लवण है और ये विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इसके कमी से नर्वस सिस्टम की जो है कार्यकी में नर्वस सिस्टम की जो प्रक्रिया है या इसके सुचारू रूप से कार्य करने की जो प्रक्रिया है कार्यकी है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। 29 है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल जो परिमाप होता है वो कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर के बीच होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। 30 नंबर है, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? तो बताइए आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसकी संख्या से भी संगत होनी चाहिए? तो RH कारक में भी ये संगत होनी चाहिए। तो RH फैक्टर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक होता है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। तो लैंडस्टीनर और वीनर याद रखिएगा किसमें खोज की थी? तो रीसस बंदर के रक्त में। इसके बाद 31 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का जो मापक यंत्र है वो है आपका एस्फिग्नोमैनोमीटर, सी ऑप्शन। मनुष्य का औसत जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, रट जाइएगा।
धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को प्रंकुचन दाब, दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं, यानी एक में संकुचित होता है, दूसरा में फैलाव होता है। सामान्य तौर पर प्रंकुचन दाब 120 मिलीलीटर एचजी और प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर एस्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है जांचते हैं, देखते हैं। 32 है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क यानी किडनी से प्रति मिनट कितना ब्लड प्रवाह होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1200 सीसी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किडनी जो है, वृक्क जो है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, मतलब ऑर्गन होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त की शुद्धि, रक्त को ब्लड को प्यूरिफाई करना और रक्त के प्यूरिफाई के साथ साथ ब्लड के शुद्धिकरण के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंसुलिन पैंक्रियाज या अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो महिला जो सेक्स हार्मोन है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, या इंसुलिन है, या ऑक्सीटोसिन है। तो देखिए, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौनारंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु यानी 45 से 52 वर्ष तक लगभग जो है होता रहता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जो एस्ट्रोजन होते हैं एस्ट्रेडियोल होते हैं, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जिसमें लड़कियों में स्तन, दूध ग्रंथियां, गर्भाशय और योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल होता है, इसके विकास में यह सहायक होता है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? वह कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? वह आपका ऑक्सीटोसिन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीटोसिन में या ऑक्सीटोसिन जो है, इसके दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु के द्वारा जो है दुग्ध पान के समय स्तनों के पेशियों को सिकोड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूध पालक अपनी गाय भैंसों से जो है अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? वह कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है, यह एक हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिली होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन यानी टीएसएच या थायरोट्रोपिन है, जिसका श्रवण अग्र प्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेगा यानी गोइटरी रोग हो जाता है, घेगा रोग हो जाता है। 38 है, प्यूस यानी प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। बताइए, प्यूटरी जो ग्रंथि है वो स्थित होती है, इसका सही जवाब क्या होगा? कहां पर प्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है? अगर बात करें तो इसका सही जवाब है, बताइए ऑप्शन। अच्छा, आप ऑप्शन लीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है आंत,
ऑप्शन बी है लीवर, सी है किडनी में, डी है मस्तिष्क में। प्यूटरी ग्रंथियां याद रखिएगा मस्तिष्क में स्थित होती हैं। सॉरी, बी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए गलत है, लीवर आंत गलत होगा, किडनी भी गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 39 है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जो है, क्लोरोप्लास्ट कहां पर होते हैं? तो पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। 40 नंबर है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है आपका O2। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल यानी H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति या पर्णहरिम की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस O2 का निर्माण करते हैं। 41 है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। 42 है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। या दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 43 से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, आप हमें सीधे तौर पे जो है डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर जो है डिस्कशन कर सकते हैं उससे रिलेटेड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।